आप रेलवे के भविष्य हैं। आप अपनी संपत्ति को संभाल के रखें। आपकी जो ग्रीवेंसेस, जो कंसर्न्स, जो पॉइंट्स अभी तक उभर के आए हैं, उन सब पॉइंट्स को हम सीरियसली एड्रेस करेंगे। जैसे ही रिजल्ट निकला, आपने जब मुद्दे रेज किए थे, हम लोगों ने ट्रांसपेरेंटली आपके सामने शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट रखा था। फिर भी आपके मन में संशय है। मैं मानता हूं कि आपके मन में संशय है, इसको मैं समझ भी सकता हूं। मैं भी इसी तरह की एक प्रणाली से गुजरा हुआ हूं, समझ सकता हूं इसको मैं। इसलिए एकदम सीरियसली आपके सारे पॉइंट्स को लेंगे। मेरा निवेदन है कि कोई भी छात्र कानून को हाथ में न ले, और जो कमिटी बनाई है और हर एक आरआरबी के चेयरमैन को बोला गया है कि आप जहां पर भी जो भी अपने कंसर्न्स आपके सामने फॉर्मली इनफॉर्मली रखना चाहे, आप उनकी बात सुनिए और उसको सारे कंसर्न्स को कंपाइल करिए। कंपाइल करके कमिटी के पास भेजें, और कमिटी आपके साथ डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर रही है। एक ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आपके सामने पब्लिसाइज किया गया है। इसके अलावा कमिटी फिजिकली भी देश के कई जगह में जाके आप लोगों से मिलेंगी। तो मेरा निवेदन है सबसे पहले कि आप इसको, मुद्दे को, इस बात को सीरियसली लें, और रेलवे आपकी खुद की संपत्ति है, इसको सुरक्षित रखें और कानून को हाथ में न लें। सर, ये मतलब अभी कमेटी बनाने की बात हो रही है, लेकिन पॉलिटिकल बहुत रिएक्शंस आ रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सब ये कह रहे हैं कि जिन छात्रों को अरेस्ट किया गया है उनकी रिहाई करें और जल्द से जल्द इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। इसमें कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। देखिए, ये एग्ज़ाम बहुत ही केयरफुली किया गया है। 35,000 वैकेंसीज, 1.25 करोड़ एप्लीकेंट्स, एकदम सिस्टमेटिकली, बहुत ही ट्रांसपेरेंटली एग्ज़ाम किया गया। कहीं पर किसी भी जगह एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं आया। और अब जो पॉइंट आया वो है केवल शॉर्टलिस्ट कितने लोगों को किया जाए, वो मुद्दा है। अब उस मुद्दे में अगर हम तथ्य देखें तो 35,281 वैकेंसीज की जगह 7,446 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और स्वाभाविक है कि किसी भी कैंडिडेट को कानूनन हम रोक नहीं सकते कि एक से ज़्यादा कैटेगरी में अप्लाई करें। तो नेचुरली जो स्टूडेंट्स का पॉइंट है कि आप यूनिक लीजिए, अगर यूनिक लेते तो ये संख्या एक्चुअल में कैटेगरी वाइज देखें तो ये संख्या 20 गुने से ज़्यादा जाएगी। तो नोटिस में, एग्ज़ाम की प्रक्रिया में, एग्ज़ाम का जो नोटिस होता है वो बहुत सैंक्टिटी रखता है। एग्ज़ाम की प्रक्रिया में अगर नोटिस में जो लिखा हुआ है उसके अगर बाहर जाए तो वो गलत होता है एक तरीके से। इसलिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है उसका भी कोई ना कोई तरीका ऑलरेडी सोचा जा रहा है। किसी न किसी तरीके से सोचेंगे कि नोटिस एग्ज़ाम की सैंक्टिटी भी ख़त्म ना हो और स्टूडेंट्स का जो ग्रीवेंस है वो भी सॉल्व हो, और जो लोग शॉर्टलिस्ट हो गए हैं उनके अगेंस्ट उनको भी कोई दिक्कत ना हो। इस तरह का कोई एक बैलेंस करके निकालना पड़ेगा। सर, एक सवाल कुछ छात्रों की तरफ से मैं पूछना चाहूंगा। कई छात्र हमें लगातार सोशल मीडिया पर लिख के सवाल पूछ रहे हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो। उनमें ये कहा जा रहा है कि ग्रुप डी यानी लेवल 1 के पदों में सीबीटी क्यों लागू किया गया है, जबकि उसमें पेट और डीबी है। फिर सीबीटी ग्रुप क्यों है? दूसरा सवाल, आप एक साथ चाहे इसका जवाब दे सकते हैं, कि 2019 में आई नियुक्ति का पहला पेपर 2022 तक नहीं हुआ है, क्या 2024 तक होगा? जब एनटीपीसी में 20 गुना रिजल्ट कहा गया है तो 11 गुना क्यों दिया गया? एक ही विद्यार्थी का रिजल्ट 5 पोस्ट के लिए क्यों भरा गया? और तीसरा और आखिरी सवाल, 12वीं के पद के लिए 12वीं के बच्चों के साथ ग्रेजुएशन के बच्चों को बिठाया गया, क्या दोनों का स्तर समान है? नॉर्मलाइजेशन में 15-20 नंबर किस प्रक्रिया के तहत बढ़ाया घटाया जाता है? अगर आप छात्रों के सवाल जवाब दें सर, शायद उन्हें फायदा हो। आपने सारे प्रश्न पूछे, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैं इन सारे प्रश्नों को एक एक करके लेता हूँ। सबसे पहले, लेवल 1 में 2 स्टेज एग्ज़ाम क्यों? 1,25,00,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। इतनी बड़ी संख्या में देश भर में अगर रिक्रूटमेंट करना है तो आपको एक लेवल के एग्ज़ाम से, सिंगल एग्ज़ाम से करना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम इसको री एग्जामिन करेंगे।
इतनी बड़ी संख्या में 1,25,00,000 कैंडिडेट्स अगर हो तो कैसे उनको एक साथ सेम तरीके से सेम लेवल ऑफ हार्डनेस और क्वेश्चन की ये सब करना अति डिफिकल्ट है। आप सब इस प्रक्रिया से गुजर चुके हो, आप भी समझते होंगे। इसलिए इसके एक प्रीलिम एग्जाम और उसके बाद में एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 इस तरह से करके किया गया। वो नोटिस में लिखा गया था कि अगर जरूरत पड़ी, अगर परिस्थिति हुई तो उसके 2 लेवल किए जाएंगे। पहला ये। दूसरा आपका प्रश्न कि 10+2 में ग्रेजुएट्स को कैसे अलाउ करें। देखिए, किसी भी एग्जाम में मिनिमम क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड होता है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का नहीं होता है कभी भी। ये कानूनन कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था में हम लोग काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था के हिसाब से हम मिनिमम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो 10+2 के लिए जो क्वालिफिकेशन वाला स्केल है उसमें अगर ग्रेजुएट बैठे हैं तो उसको रोकने का हमें कोई अधिकार नहीं है, किसी को कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई नया इसके बारे में कोई नया न्यायपालिका की तरफ से कोई चीज आती तो अलग बात है, लेकिन हमारे पास कोई अधिकार नहीं है इसका। दूसरा विषय था ये। तीसरा विषय आपने रखा समय का। देखिए, शुरू में इसके लिए जो इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए एप्लीकेशंस आई, दोनों के दोनों एग्जाम्स में 1 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशंस आई। 1 करोड़ से एप्लीकेशन ज्यादा आई तो जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए एजेंसी हमको हायर करनी थी, उसको हायर करने में टाइम लगा, 6 महीने से ज्यादा लगा। नेचुरली इतनी बड़ी संख्या में अगर एग्जाम करना है देश में तो अपने आप में वो एक बहुत बड़ा चैलेंज। इट्स ए हिमालयन टास्क, इट्स अ ह्यूज टास्क, इट्स अ वेरी वेरी बिग चैलेंजिंग टास्क। तो एजेंसी को सेलेक्ट किया गया। सेलेक्ट करते करते कोरोना आ गया। कोरोना के फेज में देरी हुई, लेकिन फिर भी डिस्पाइट कोरोना तुरंत दिसंबर 2020 में एग्जाम की प्रोसेस चालू हुई और डिस्पाइट सेकेंड वेव ऑफ कोरोना फिर भी एग्जाम किया गया विद ऑल द प्रिकॉशंस, ऑल द सेफ्टी थिंग्स करके इसको लाए। जो दूसरा वाला ग्रुप बी का एग्जाम है उसमें कैट में चले गए थे बच्चे, क्योंकि करीब 5 लाख के आसपास एप्लीकेशंस ऐसी थी जिसमें फोटोग्राफ प्रॉपरली मैच नहीं हो रहा था। तो नेचुरली अगर एप्लीकेशन में फोटोग्राफ मैच नहीं हो तो उसको आप एग्जाम में कैसे लोगे, तो वो विषय आया था। तो उस विषय के कारण लोग कैट में गए थे।